सीता ने अवनी को बड़े ही अचंभे से देखा। राजेश्वरी जी ने जब उसका परिचय दिया तो अवनी ने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया और विष्णु से पूछा, तो क्या शादी हो गई? विष्णु ने बस धीरे से सिर हिलाया। ये सुनते ही अवनी ने चहकते हुए कहा, बधाई हो भाई, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। विष्णु भौचक्का होकर उसे देखता रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो एकदम अलग निकली। माँ ने तो फोन पर इसके बारे में जो जो कहा था, ये तो उसके बिल्कुल उलट है। खैर, उसने भी हाथ मिला लिया। अवनी ने फिर सीता की तरफ देखा और कहा, बधाई हो भाभी, अभी मुझे एक नमूने की धुनाई करनी है, तो मैं बाद में मिलती हूँ। और वो हाथ में करछुल लहराती हुई वहां से तेजी से निकल गई। उसके जाते ही विष्णु अपनी माँ की तरफ मुड़ा और पूछा, माँ, आपने फोन पर इसके बारे में जो जो कहा था, ये वैसी तो नहीं लग रही। क्या वाकई ये वही लड़की है जिसके बारे में आप शिकायत कर रही थी? राजेश्वरी जी चिढ़कर बोली, अरे क्या मैं पागल हो गई हूँ? इस लड़की ने सुबह जो तांडव किया था वो तो बस मैं ही जानती हूँ। और वो फिर से विष्णु को सुबह की सारी कहानी विस्तार से सुनाने लगी। उधर बेडरूम में आशिका उस किस के इंतजार में थी जो विघ्नेश उसे देने वाला था। पर जब विघ्नेश बाहर से आती चीखें सुनकर भाग गया तो आशिका भी उसके पीछे पीछे हॉल में आ गई। वहां विघ्नेश अभिषेक और पुष्कर के साथ खड़ा होकर ठहाके मार रहा था। आशिका ने विघ्नेश के सिर पर 4 चपत जड़ी और गुस्से में कहा, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ इन लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहे हो। विघ्नेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे वो हुआ ये कि, और वो हॉल में हुए सारे सर्कस के बारे में बताने लगा। आशिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी आशिका ने पुष्कर का चेकअप किया, जो अब सोफे पर लेटा करा रहा था। पुष्कर ने चिढ़कर पूछा, तुम तो गायनेकोलॉजिस्ट हो ना, मेरा इलाज कैसे करोगी? विघ्नेश ने हंसते हुए जवाब दिया, भाई तेरी कमर में मोच आई है ना, इसलिए वो देख रही है। तभी कृष्णा पुष्कर के पास आया और बोला, अरे इसके लिए डॉक्टर की क्या जरूरत थी, अभी देख। और उसने झटके से पुष्कर की कमर पर दबाव दिया। एक तेज कड़क की आवाज आई और पुष्कर की मोच निकल गई। पुष्कर दर्द के मारे इतनी जोर से चिल्लाया कि घर के बाहर पेड़ों पर बैठे पक्षी भी डर कर उड़ गए। उसकी चीख सुनकर आशिका की छोटी बच्ची पूरी तरह रोने लगी। विघ्नेश ने उसे गोद में लिया और बहलाते हुए बोला, अरे बेटा रोते नहीं, देखो वो हवा मामा है, अगर तुम रोई तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे। पुष्कर भड़क गया, अबे एक तो मेरी कमर तोड़ दी और ऊपर से मुझे हुआ बता रहे हो। ओ कृष्णा, अकल घास चढ़ने गई है क्या? इतना भारी शरीर लेकर मुझ पर क्यों चढ़ गया? कृष्णा ने मजाक में कहा, अरे भाई मोच निकली कि नहीं, बस वही मैटर करता है। अब खड़े हो और काम पर लगो, वरना बड़े भाई आ गए हैं तो तुम्हारी खैर नहीं। अभिषेक ने चुटकी ली। विवान का आना तो मुश्किल है, क्योंकि वो करछुल वाली मैडम उसे ढूंढते हुए बगीचे की तरफ भाग गई हैं। राजेश्वरी जी ने सबको डांटा, बस करो तुम लोग, जाओ अपने अपने काम देखो। रंजीत सो रहा है, उसे मत जगाना। सीता तुम आओ बेटा और दिया जलाओ। उधर बगीचे में अवनी विवान के पीछे पीछे भाग रही थी। रुक जा विवान, अगर तू खुद रुक गया तो ठीक, वरना अगर मैंने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगी मुझे खुद नहीं पता। विवान को अवनी के साथ इस तरह भागना और लड़ना बहुत अच्छा लग रहा था। सालों बाद उसे अपनी पुरानी जिंदगी की झलक मिल रही थी। वो उसे और चिढ़ाते हुए बोला, मैं नहीं रुकने वाला मैडम, आप तो बहुत बहादुर बनती है ना, पकड़ कर दिखाइए। दोनों ने बगीचे के 2 चक्कर काट लिए। काम करने वाले नौकर विवान को ऐसे भागते देख हैरान थे। अचानक विवान ने इमरजेंसी ब्रेक की तरह खुद को रोका। अवनी तेज रफ्तार में थी। वो सीधे विवान से टकराई और दोनों घास के मैदान पर गिर पड़े। विवान नीचे था और अवनी उसके ऊपर। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। विवान ने मजाक किया, ओह मेरी नन्ही मिनियन, तू दिखने में छोटी है पर वजन बहुत है तेरा, जल्दी हट, मेरी हड्डियां टूट रही हैं। अवनी का पारा चढ़ गया। वो विवान के ऊपर ही बैठ गई और उसके बाल खींचने लगी। अच्छा, मैं तुझे भारी लग रही हूँ और ये तेरे 6 पैक्स एब्स किस काम के हैं? विवान चिल्लाया, अरे ओ जंगली बिल्ली, छोड़ मेरे बाल, दर्द हो रहा है। अवनी और जोर से खींचने लगी। दर्द होने के लिए ही तो खींच रही हूँ। इस छीना झपटी में दोनों भूल गए कि वे किस हाल में हैं। अचानक विवान की आंखों में वही पुरानी अवनी की छवि उभर आई और उसके मुंह से धीरे से निकला, अवनी।
ये शब्द सुनते ही अवनी को जैसे बिजली का झटका लगा। उसे विवान के किए हुए सारे पुराने जुल्म याद आ गए। उसने तुरंत विवान के बाल छोड़े, खड़ी हुई और अपने कपड़े ठीक करते हुए वहां से तेजी से भाग गई। विवान को एहसास ही नहीं हुआ कि उसने क्या कहा। उसने उठते हुए कहा, ये पागल लड़की ऐसे क्यों भाग गई? देखो मेरे कपड़ों का क्या हाल कर दिया है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। तभी पेड़ों के पीछे से अभिषेक, विघ्नेश और पुष्कर एक एक कर बाहर निकले। विवान ने अपना सिर पकड़ लिया। लो, अब ये नमूने मेरी जान लेंगे। तीनों ने उसे घेर लिया। वाह रे विवान, तू तो बड़ा खूंखार बनता था, आज इस लड़की ने तुझे भीगी बिल्ली बना दिया। विवान बिना कुछ कहे वहां से खिसक लिया और दूर एक बेंच पर बैठी अवनी के पास जाकर खामोशी से उसे पीछे से गले लगा लिया। अवनी बुत बनी बैठी रही, ना उसने उसे रोका ना ही अपनाया। विघ्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई विवान को इतने सालों बाद ऐसे खुश देखकर अच्छा लग रहा है। याद है कॉलेज के दिनों में वो कितना जिंदा दिल हुआ करता था। पुष्कर ने भी सहमति से सिर हिलाया। अभिषेक बोला, हाँ भाई, वरना तो ये हमेशा ऐसे मुंह बना के रहता था जैसे अरंडी का तेल पी लिया हो। विघ्नेश अचानक खिलखिलाकर हंसने लगा। पुष्कर ने कहा, अब क्या हुआ? विघ्नेश बोला, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी बहन लावण्या तुझे इस हाल में देख ले तो क्या होगा। लावण्या का नाम सुनते ही पुष्कर के पसीने छूट गए। विघ्नेश उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, मैंने उसे पहले ही कॉल कर दिया है, वो बस यहाँ पहुँचने ही वाली है। ये सुनते ही पुष्कर के होश उड़ गए और वो बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। विघ्नेश, अभिषेक और पुष्कर बगीचे में खड़े विवान और अवनी के बारे में बातें कर रहे थे। तभी विघ्नेश को अचानक हंसी आ गई। पुष्कर ने चिढ़कर पूछा, अब क्यों हंस रहा है? विघ्नेश बोला, अरे मैं बस ये सोच रहा था कि अगर मेरी बहन लावण्या तुझे इस तरह जमीन पर गिरकर कराहते देख लेती तो क्या होता। लावण्या का नाम सुनते ही पुष्कर के हाथ पांव फूल गए। विघ्नेश उसके कान के पास झुककर बोला, वैसे मैंने उसे कॉल कर दिया है, वो बस आती ही होगी। ये सुनते ही पुष्कर के होश उड़ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे गिरता देख विघ्नेश और अभिषेक बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि विघ्नेश और जोर से हंसने लगा। उसने मजाक में कहा, अबे इसे उठाओ और पास के शमशान में गाड़ाओ, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। विघ्नेश ने हंसते हुए अभिषेक से कहा, देख भाई, लावण्या का नाम सुनते ही ये कैसे फुस हो गया। मैंने तो बस मजाक किया था कि वो आ रही है और ये तो सच में बेहोश हो गया। पता नहीं मेरी बहन को इसमें क्या पसंद आया, बस इसका नाम लो और वो इम्प्रेस हो जाती है। अभिषेक ने भी चुटकी ली, सही कह रहे हो भाई, इसका तो अलग ही सर्कस चलता रहता है। पर वो देखो, विवान भी मैडम के पीछे गया था, पता नहीं वहां क्या गुल खिला रहा होगा। विघ्नेश ने पुष्कर की तरफ इशारा करते हुए कहा, छोड़ो उसे, पहले इस बॉडी का क्या करना है ये सोचो, इसे जलाएं या दफनाएं। तभी विघ्नेश के फोन की घंटी बजी। उसकी बहन लावण्या का ही कॉल था। विघ्नेश ने फोन उठाया। बोल मेरी जान, क्या लैब से बाहर आ गई? लावण्या ने दूसरी तरफ से पूछा। भैया, पुष्कर कहाँ है? सुबह से बात नहीं हुई, कॉल किया तो मुझे डांट कर फोन काट दिया। विघ्नेश ने हंसते हुए कहा, वो तो अभी यमराज के साथ सैर पर निकला है बेटा, तो फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। तू वापस अपनी लैब में जा और रिसर्च कर, जा। लावण्या चिढ़ गई, भैया आपको हर वक्त मजाक ही सूझता है, फालतू में आपको कॉल किया। और उसने फोन काट दिया। तभी घर के अंदर से आशिका की आवाज आई, विघ्नेश, गुड़िया ने पॉटी कर दी है, जरा आकर उसे साफ करो, मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। विघ्नेश चिल्लाया, आया, तुम अपनी मीटिंग जारी रखो। अभिषेक ने उसे रोका, अबे इसे तो उठा ले। विघ्नेश भागते हुए बोला, इसे होश आएगा तो खुद उठ जाएगा भाई, मेरी बेटी ने पॉटी की है, वो मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर देर हुई तो पता है ना वो क्या तांडव करेगी। अभिषेक उसका चेहरा देखता रह गया और विघ्नेश वहां से गायब हो गया। उधर बगीचे में विवान ने जब अवनी को पीछे से गले लगाया तो अवनी एक पल के लिए सुन रह गई। फिर उसने झटके से उसे खुद से अलग किया और चिल्लाई, विवान मल्होत्रा, तुम खुद को क्या समझते हो? मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो तुम्हारी इस खूबसूरती पर मर मिटे, समझ गए? अवनी की आवाज सुनकर विवान जैसे नींद से जागा। उसने सोचा, मुझे तो लगा ये मेरी अवनी है,
पर ये यहाँ क्या कर रही है? उसने अवनी को गौर से देखा। सामने खड़ी लड़की ने क्रॉप टॉप और 3/4 जीन्स पहनी थी। आंखों में लेंस थे और उसका अंदाज एकदम मॉडर्न था। विवान को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो हड़बड़ा कर बोला, सॉरी मैडम, मैं किसी और की यादों में खो गया था और मुझे लगा कि आई एम सॉरी। विवान अक्सर ऐसे ही अवनी की यादों में खो जाता था और खामोश हो जाता था। उसे लड़खड़ाते देख अवनी और भड़क गई। जो कहना है साफ कहो, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। विवान ने ठंडी आ भरी और कहा, चांदनी रात में दूर से आपको देखा तो लगा जैसे मेरी पत्नी अवनी खड़ी है, इसीलिए मैंने। विवान की बात पूरी होने से पहले ही अवनी ने अनजान बनते हुए पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? विवान ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, क्यों मैडम, क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? एक बार हुई थी और वो भी इन रंजीत मामा की वजह से। उन्होंने ही मुझे इस सब मुसीबत में। अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने खींचकर विवान के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़। ये थप्पड़ उस हरकत के लिए है जो तुमने बिना मेरी इजाजत के मुझे गले लगाकर की। दोबारा ऐसा किया तो मेरा हाथ नहीं बोलेगा, सीधे पुलिस के अंदर करवा दूंगी। अब चुपचाप किचन में जाओ और जो मैंने कहा है वो बनाओ। क्या कहा? सब पापा की वजह से हुआ? शर्म नहीं आती? इतना कहकर वो गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। विवान सन्न खड़ा रह गया। उसने सोचा, ये लड़की पक्का पागल है, शायद इसीलिए रंजीत मामा ने कहा था कि जो ये कहे वो मान लेना। बेचारी, दिखने में तो अच्छी है पर दिमाग से पैदल लगती है। उसने तय किया कि वो पहले रंजीत मामा से इस बारे में बात करेगा। अवनी गुस्से में हॉल से गुजरी और सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे देख विष्णु ने आवाज देनी चाही पर राजेश्वरी जी ने उसे रोक दिया। विष्णु, अभी अभी तेरी शादी हुई है, इस लड़की के मुंह मत लग, इसे जाने दे, हम अपनी शांति से रहेंगे। विष्णु ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वो बेचारी अकेली है, उसे पराया महसूस मत करवाइए। राजेश्वरी जी का दर्द छलक पड़ा। बेटा, तूने देखा नहीं इसने क्या तमाशा किया? ये घर मेरे भाई ने बनाया था, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ रुकी हूँ, वरना जिस तरह इसने हमें घर से बाहर निकालने की बात की, जैसे हम इसके टुकड़ों पर पल रहे हों, मुझे बहुत बुरा लगा। विष्णु। विघ्नेश और पुष्कर भी वहाँ आ गए थे। अवनी अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर चुकी थी। उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसने सोचा, ये आदमी मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा है कि सब पापा की वजह से हुआ। मुझे लगा था मेरे जाने का इसे दुख होगा, पर ये तो 1% भी नहीं बदला। कितनी हिम्मत है इसकी, अपनी पत्नी समझकर गले लगा रहा है, किचन में चूम रहा है। ये चाहता क्या है? क्या वाकई मुझे इसके साथ काम करना चाहिए? इससे अच्छा तो मैं वापस अमेरिका चली जाऊं। अगर विवेक को ये सब पता चला तो वो मेरा क्या हाल करेगा? तभी उसका फोन बजा। विवेक का नाम देखकर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से विवेक की आवाज आई। अवनी जैसे सब कुछ भूलकर उस आवाज में खो गई। विवान के गुस्से की आग पर ये आवाज ठंडी फुहार जैसी थी। विवेक ने गुस्से में पूछा, अवनी, उसे तेज बुखार है और वो ममा ममा कहकर रो रहा है, तुम कब वापस आने का इरादा रखती हो? अवनी ने कहा, उसके डैडी तो उसके पास है ना, वो तो अपने डैडी का लाडला है, फिर मेरी क्या जरूरत है? मैं तो सोच रही हूँ कि यहीं रुक जाऊं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विवेक ने फोन काट दिया। उधर विवेक एक छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए था। बच्चा मुस्कुरा रहा था। विवेक बुदबुदाया, देख ले, इसीलिए मैं इसे वहां नहीं भेजना चाहता था। तूने ही जिद करके उसे भेजा और अब वो कह रही है कि वापस नहीं आएगी। अब मैं तेरे लिए दूसरी मम्मा कहाँ से लाऊं? बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगा। विवेक ने उसे चिढ़ाया, तुझे मेरी हालत देखकर हंसी आ रही है? तेरी मम्मी को आने दे, फिर बताता हूँ तुझे। बच्चा शरारत से बोला, आपने ही तो कहा था कि वो नहीं आएगी, तो जाइए, मेरे लिए दूसरी मम्मी लेकर आइए। और उसने अपनी छोटी छोटी कमर पर हाथ रखकर विवेक को घूरना शुरू कर दिया।